अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज हमने जो बात करनी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ख़ास तौर पे हमारे रीजन के लिए भी और ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी उसका बड़ा एक रोल है। और वो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का जो विज़िट हुआ है यूएस का। और ये ट्रंप 2.0 के जब से वो आए हैं तो ये पहली मुलाकात है उनकी। कितनी इम्पोर्टेंस रखती है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसकी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, स्ट्रेटेजिक रिपरकशंस भी हो सकती हैं, क्या होंगी, मामलात जो हैं सारे के सारे उनको आज ज़रा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और इन तमाम अमूर पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं प्रोफ़ेसर अनुराधा चिनॉय साहिबा। उनसे बात करेंगे। जेएनयू से उनका ताल्लुक है, था काफ़ी देर पढ़ाती रही हैं, आजकल भी रिसर्च के साथ अटैच्ड हैं और बहुत बिज़ी रहती हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं और पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या समझती हैं। जी, गुड मॉर्निंग जी अनु जी। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। कैसी हैं? ठीक-ठाक हैं जी, खैरियत से हैं? हाँ। गुड। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ कि आपने ज़ाहिर है कि बड़ा क्लोज़ली वॉच किया होगा ये ट्रंप का जो जो वहाँ पे मुलाकात हुई है मोदी साहब के साथ, और ज़ाहिर है कि पूरा इंडिया उसको देख रहा था। क्या स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स थे मोदी साहब के विज़िट के? और वो जो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या पूरे हुए इस ट्रिप के अंदर जी? इंडिया का जो ओवरऑल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव वो 2-3 पॉइंट्स में सम अप हो सकता है। जी। एक तो उनका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है कि वो एक मेजर पावर से जाने जाएँ। हुँ, रीजनल और सिर्फ रीजनल नहीं, ठीक है। ग्लोबल साउथ के और इवन इंटरनेशनल उनकी एम्बिशंस हैं, इंडिया की एम्बिशन है। हुँ, हुँ। और वो जो इंडिया की जो जीडीपी काफ़ी तेज़ रफ़्तार से चल रही है कई सालों से, जी, जी। और जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो उनको लगता है कि वो अब इस सिचुएशन में आ गए हैं कि वो अपनी इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में भी स्टेबिलिटी, इलेक्शंस वगैरह होते रहते हैं और कोई डिस्टर्बेंस वैसी इतनी बड़ी नहीं है। इंटरनल मामले तो बहुत हैं, पर लेकिन फिर भी तो वो सोचते हैं कि दे कैन बी अ मेजर पावर और दुनिया उनको इस तरीके से जाने, जो हो भी रहा है। दूसरा है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। उनका ये मानना है कि इंडिया की कैपेबिलिटी है कि वो सब देशों के साथ बना के रख सकते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इसमें यूएस की थोड़ी-सी कमी थी पहले, बिफोर 1980s, 1990s के बाद ये बढ़ती गई। और अब तो काफ़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया और अमेरिका का, और वो बढ़ रहा है। हुँ, तो वो दूसरी पॉइंट है। तीसरा है कि इन्होंने अपनी जो पुरानी दोस्तियां हैं वो लेवरेज की हैं। हुँ। अ, उन्होंने ये दिखाया है कि वो रूस के साथ जो उनकी दोस्ती है उसको वो बनाए रखेंगे, और अमेरिका के साथ वो साथ-साथ दोस्ती कर सकते हैं। हुँ। तो वो ज़ीरो सम गेम नहीं है कि अगर अमेरिका के साथ बढ़ जाए तो रूस हाँ, के साथ हाँ। कम हो जाए, रूस के साथ बढ़ जाए तो अमेरिका से कम हो जाए, ये उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो चौथा इनका क्या ये है कि हम चीन के साथ बैलेंस मेंटेन हो, क्योंकि चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ उनके जो बायलैटरल इश्यूज़ हैं वो मुश्किल हैं, और वो सोचते हैं अमेरिका उनके साथ में हो, जी। रूस उनके साथ हो, तो इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है। अच्छा, ये जो आपने जो 4 ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, इसमें एक आपने ये भी बताया कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का। तो ये जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ख़ास तौर पे ट्रंप की जो पर्सनैलिटी को देखते हुए, क्या वो इस चीज़ को बाय करेंगे कि ये आप हमारे साथ भी रखें, उनके साथ भी रखें? क्या जो ट्रंप का जो पर्सोना है, उसको देखते हुए आप समझती हैं कि वो इसको बाय करेंगे? देखिए, यूएस की यूजुअल पॉलिसी है विद अस या अगेंस्ट अस। जी हाँ। तो ट्रंप का भी, चाहे वो ट्रंप का ये बहुत मेजर इशू है कि वो बाइडेन ने जो किया है उसको बोले वो सारा कुछ खराब है और मैं सारा कुछ रीसेट कर रहा हूँ। हाँ। और उसने देखा है कि इंडिया के साथ और कोई चारा हो ही नहीं सकता। इंडिया दोनों तरफ काफ़ी देने को तैयार है, और इस ट्रिप में भी देखेंगे कि इंडिया ने बहुत दिया है अमेरिका हुँ। को, हाँ, हाँ। और शायद कम पाया है हुँ, कंपैरेटिवली इस दोस्ती के लिए।
तो एज लॉन्ग एज इंडिया इज डिलीवरिंग, इंडिया उनकी डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे, उनका ऑयल एंड गैस खरीदे, तो अगर रशिया से भी खरीदता है तो ट्रम्प को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रम्प बिजनेसमैन है, ट्रांजैक्शनल है, तो चलेगा। तो वो इंडिया ने साफ कह दिया कि उनकी रिलेशनशिप जो रूस के साथ है वो अमेरिका की रिलेशनशिप के बीच में नहीं आएगी। और अगर पिछले हफ्ते का आप देखें कि ट्रम्प रूस के साथ रिलेशंस इंप्रूव करना चाह रहा है, तो वो क्या बाकी देशों के बीच में आएंगी? नहीं। रूस, चीन, इंडिया वगैरह ग्लोबल साउथ से नहीं दूर होगा, चाहे अगर यूक्रेन मामला रिजॉल्व हो भी जाए, फिर रिजॉल्व भी भी। हो जाता है। हाँ, हाँ। लेकिन इसमें क्या, जो आपने कहा कि उसकी जो कम पाया है और ज्यादा दिया है, तो ये जो प्राइस है, ये जाहिर है कि एक प्राइस है ना, कि जिस तरह F-35 का जिक्र हुआ, वो भी अब जाहिर है कि इंडिया बाय करेगा, बाकी चीज़ें भी चलेंगी, $500 बिलियन तक सारा सिलसिला भी लेके जाना है। तो क्या वो समझती हैं, क्या वो प्राइस जो है वो वर्थ करती है? क्या वो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए ये वर्थ करता है? इंडिया को तो लगता है कि इंडिया का ये एक पोजीशन है कि वो अपना डिफेंस को अपग्रेड कर रहा है। उनकी डिफेंस बजट इस बजट में बहुत इंक्रीज हुई है। 10% हाँ, ऑफ जीडीपी विल गो टू डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। जी हाँ, तो अर्लियर पहले तो अबाउट 60-70% वाज ओनली फ्रॉम रशिया। जी, अब वो कुछ कम हुआ, डाइवर्सिफाई हुआ है, फ्रांस से, यूके से, सब जगह से। इंडिया इज वन ऑफ द मेजर बायर्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। तो दे हैव बीन वांटिंग F-35। और ऑल्सो एक चीज है जिनमें इनका फायदा है कि वो को प्रोडक्शन ऑफ AI अनमैन्ड अंडर वाटर सिस्टम्स, तो कुछ टेक्नोलॉजी आएगी। और स्पेस और इन चीज़ों में कोलैबोरेशन जो इन्होंने बोला है, देखना होगा अगर होगा, पर बोला तो है कि ये होगी। अगर कोलैबोरेशन होगी, इसका मतलब इंडियन टेक्नोलॉजी को भी एडवांटेज मिलेगी, क्योंकि वो सीखेंगे। पहले भी उन्होंने रूस के साथ जॉइंट को प्रोडक्शन में काफ़ी सीखा, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, हाँ, हाँ, T-20 टैंक्स वगैरह। और अब यहाँ से अपने आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और तीसरे देशों को, जैसे फिलीपींस को, बेच रहे हैं। तो कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शायद आए। ठीक है। दूसरा है कि वो इंडिया का एक ट्रेड सरप्लस था अमेरिका से। इंडिया वाज जी एक्सपोर्टिंग मोर देन इंपोर्टिंग। हाँ, तो वो ट्रम्प को वंस मोर बैलेंस। तो उसमें अब इंडिया ने लग रहा है अग्री किया है कि कुछ दिन में, नियर फ्यूचर, अपने फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है वो अमेरिकन गैस खरीदेंगे। पहले $15 बिलियन की थी, अब $25 बिलियन ये जाएगा। फिर अमेरिका यहाँ स्मॉल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स भी बनाएगा। तो ऐसी साइंटिफिक कई चीजें हैं, जैसे स्ट्रेटेजिक मिनरल रिकवरी कोलैबोरेशन, जी हाँ, AI स्पेस, सेमीकंडक्टर कोऑपरेशन। तो इंडिया इज नॉट अप टू द मार्क इन सेमीकंडक्टर मेकिंग, वो कोशिश कर रहे हैं। तो वो देख रहे थे कोई कोलैबोरेशन हो। तो ये लॉन्ग टर्म चीजें हैं, और ये 10-year डिफेंस कोऑपरेशन पैक्ट है। जी हाँ, जी हाँ, जी तो हाँ। इसका मतलब अमेरिका भी पीछे खड़ा हुआ है इंडिया के, और रूस भी खड़ा हुआ है। तो रूस भी इंडिया खड़ा हुआ है। सोचता है। लेकिन एक चीज मुझे बताइएगा कि ये जो F-35 का फॉर एग्जांपल एक डील हो रही है, उसको भी जरा थोड़ा सा डिस्कस कर दें, और खास तौर पे इस रेफरेंस में भी कि जाहिर है कि जो बिल्डअप है, जो वेपन्स का बिल्डअप है, वो इंडिया इतना क्यों कर रहा है? क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के साथ उसका कुछ प्रॉब्लम है, जो या कोई बहुत बड़ी थ्रेट है पाकिस्तान इंडिया के लिए। किसके लिए? क्या चाइना के लिए ये सारा बिल्डअप हो रहा है? और क्या F-35 जो हैं, ये इनका जो एक्विजिशन है, क्या ये इसी वजह से हो रही है? और F-35 ज़ाहिर है कि बहुत इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट है, उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि F-35 इज़ नॉट जस्ट एन एयरक्राफ्ट, इट्स अ स्ट्रेटेजिक डिटरेंट। तो क्या इस वजह से लिया जा रहा है? बस यही है कि डिटरेंस, इंडिया और सारे देशों का ये रियलिस्ट माइंडसेट है कि डिटरेंस हो तो वॉर नहीं होती।
कि इतना डिटरेंस हो गया है कि दोनों साइड्स के एक म्यूचुअली डिस्ट्रक्शन हो सकता है। हाँ, तो हाँ। पर दूसरी तरफ इंडिया तो चीन के साथ आपने हाल में ही देखा होगा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बोला एक डी एस्केलेशन हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो रहा है बॉर्डर पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। जो मेजर इश्यूज थे डेप्सांग, डेमचौक वगैरह, वहां से डी एस्केलेशन हुई है, दोनों साइड पीछे गए हैं। और हमारे मिनिस्टर ने कहा है कि 75% ऑफ द इश्यूज हैव बीन डी एस्केलेटेड। तो वो तो चल रहा है। 45 टॉक्स हुई हैं बॉर्डर लेवल कमांडर्स के साथ अभी तक, और ये कंटिन्यूस टॉक्स हैं। और इंडिया नहीं चाहता कि कोई दूसरा देश इसमें इंटरफियर करे, ना अमेरिका। ट्रंप ने ऑफर किया कि हम लोग कर सकते हैं, पर इंडिया ने कुछ नहीं कहा उसके बारे में, क्योंकि वो खुद बायलैटरल दोस्ती करेंगे या जो भी बायलैटरल मैनेज करेंगे इस रिलेशन को। और पाकिस्तान से तो कोई रिलेशन ही नहीं है दोनों देशों का। पाकिस्तान को अगर करना है तो उनको फर्स्ट स्टेप लेना होगा, जैसे चीन ने लिया था। अब अगर कोई बॉर्डर इशू नहीं हुआ, पर टेररिस्ट इश्यूज होते रहते हैं जो पता नहीं कहाँ से आते हैं, पर होते रहते हैं। अगर उसमें कुछ हो और उसके बाद कोई अग्रीमेंट हो कि को कुछ या तो मैनेजमेंट या रेजोल्यूशन, तो फिर तो ठीक होगा। लेकिन अब ये रिलेशनशिप बहुत एसिमेट्रिकल हो चुका है। तो क्या ये इससे आर्म्स रेस नहीं शुरू हो जाएगी रीजन में? आर्म्स रेस तो शुरू से ही है। आई मीन इन देशों जो गरीब देश हैं, इतनी पॉवर्टी भी है। ये नहीं, इंडिया में अभी जीडीपी हाई है लेकिन इनइक्वालिटी बहुत है। बहुत और ज्यादा। पूरी डेवलपमेंट के लिए डिफेंस बजट डिक्रीज होनी चाहिए, पर नहीं हो रही। सोशल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होना चाहिए। तो सिमिलर फॉर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान वगैरह। लेकिन वो माइंडसेट जो है कि जो भी प्रॉब्लम है वो चाहे तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हाइब्रिड वॉर से रिजॉल्व हो, वो तो उसका कोई रेजोल्यूशन ही नहीं होता। तो मेरा तो मानना है कि अगर अपनी ईगोज छोड़ के इन देशों के लीडर्स को पहले जैसे कमांडर लेवल, फिर फॉरेन सेक्रेटरी, फिर फाइनली टॉप लीडरशिप से बात करना होगा। और जैसे मोदी और शी जिनपिंग की बात हुई थी एट द साइडलाइंस ऑफ कजान ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद ये सारा कुछ हुआ। उन्होंने कहा हाँ, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन और डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन होनी चाहिए। तो उसके बाद ये बॉर्डर इशू थोड़ा आगे बढ़ा। और ट्रेड इंडिया और चाइना के बीच में बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट आई थिंक और पिछले 3 साल से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और भी बढ़ेगा जैसे जैसे ये रेजोल्यूशंस हों। तो बाकी इसमें एक चीज थोड़ा सा मुझे समझाइएगा कि ये जो F-35 का मामला है, इसमें थोड़ा सा मैं जरा सोच रहा था कि इसको कैसे इंटीग्रेट कैसे किया जाएगा, क्योंकि मेजर टेक्नोलॉजी जो है वो तो इंडिया में रशियन टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो उसमें अगर अमेरिकन टेक्नोलॉजी आएगी तो उसको कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा? ओवरऑल जो जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसमें ये इजीली हो जाएगा जी इंटीग्रेट? मुझे तो लगता है हो जाएगा, क्योंकि इंडियन मिलिट्री, मैंने देखा, मैं लेक्चर्स देने गई हूँ, बहुत केपेबल है। उनके इंजीनियरिंग कॉर्प्स बहुत केपेबल हैं, एआई वगैरह। और मिलजुल के 40% प्लेटफॉर्म्स रशियन हैं, 40% जो ओवरऑल प्लेटफॉर्म्स हैं। और वो ऐसे ही अगले कह रहे हैं कि 30 साल ऐसे ही चलेगा कि 40 to 50% रशियन प्लेटफॉर्म्स रहेंगे। पर साथ में इंडियन टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं, इंडियन प्रोडक्शन भी आ रही है, इंडियन सिस्टम्स भी आ रही हैं। आपको पता ही है कि डिजिटल और कंप्यूटर्स वगैरह में इंडिया काफी एडवांस्ड है, काफी आगे। हाँ, एआई वगैरह सारा कुछ अच्छा चल रहा है एआई इनका। में अच्छा अभी चल अभी रहा है। देखिए ना, जो रिसेंटली जो पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उसको को होस्ट किया इंडिया ने। तो हाँ, ये भी और अच्छी सिर्फ बात है। ये नहीं, अगर आप डिजिटाइजेशन देखें, आम रूरल एरियाज में सबके पास फोन, सब लोग अपना बैंकिंग फोन से करते हैं आजकल।
और तो इंटरनेट भी अच्छा है, डिजिटाइजेशन, इंटरनेट भी अच्छा मिल इंटरनेट जाता तो 100% है। हुँ, चल रहा है, एक्सेस भी है और स नहीं ये बहुत वो तो एक्सेस हमें, है, हाँ, तो वो बड़ी उसको अच्छी तो एक्सेस अब है। हाँ, एक फॉर चीज़ मुझे ज़रा ग्रांटेड ले बताइएगा, रहे हैं। जी, एक चीज़ मुझे ज़रा बताइएगा कि मैं कुछ लोगों को देख रहा था, लिख भी रहे थे और उन्होंने कुछ बोला भी इस हवाले से कि जो जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो लोग कह रहे थे कि मोदी साहब कुछ परेशान से लग रहे थे। वो लग रहा था कि जैसे वो अंडर प्रेशर हैं, उनकी उनकी लैंग्वेज और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी, दोनों चीज़ें ये कुछ बता रही थी। फिर दूसरा उन्होंने वो भी कहा कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मीगा वगैरह का शुरू कर दिया। हुँ। तो लोग कह रहे थे कि बंदी जो थी उसका कोई फ़ायदा नहीं होना था। लेकिन आपका क्या इंप्रेशन है? क्या मोदी साहब जो थे वो अंडर प्रेशर नज़र आ रहे थे आपको? हो सकता है क्योंकि कई लोगों ने कहा कि ये जो टैरिफ्स लगा रहे हैं अमेरिका, तो हाँ, हाँ, अमेरिका क्या दे रही है? उन्होंने कोई टैरिफ्स का कुछ कम नहीं किया। हाँ, हाँ। बल्कि जहाँ मोदी के जाने के पहले कुछ पहले ही स्वीटनर्स अनाउंस लगे, कर दिया था। जैसे हुँ, पहले ही अनाउंस कर दिया कि हुँ, जो अमेरिकन कार्स हैं उनका टैरिफ डिक्रीज़ किया, अमेरिकन हुँ, व्हिस्की, बourbon का डिक्रीज़ किया। हुँ। तो ऐसे कुछ लग्ज़री गुड्स के टैरिफ्स डिक्रीज़ किए, जो वैसे भी बहुत अमीर लोग खरीदते वो हैं। ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होते, हाँ। तो यहाँ तो मार्केट अमीरों की काफ़ी है, पर टैरिफ्स डिक्रीज़ होने के मतलब ये है कि वो जो बाकी जो गाड़ियाँ हैं, जो यहाँ बहुत हुँ, पॉपुलर है, हुँ। मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू, ऑडी वगैरह, हाँ। वो एक्सपेंसिव रहेंगी और अमेरिकन फोर्ड वगैरह कम हुँ। प्राइस की होगी। लेकिन मुझे लगता है टेस्ला वगैरह का कोई एग्रीमेंट मैंने तो नहीं देखा, चाहे मस्क के साथ नहीं, वो बात तो कन्वर्सेशन उनके हो साथ हो रही है, उनकी वो कह रहे हैं हो कि रही जो है। जो अफोर्डेबल अफोर्डेबल कार्स हैं, वो वहाँ हाँ, पे यूज़ करवाएँगे। ज़ाहिर है कि वो अफोर्डेबल होंगी तो ज़ाहिर है उनकी क्वालिटी भी ज़रा थोड़ी-सी कम हो जाएगी। हो तो सकता है, और वो इंडिया चाहता है कोई यहाँ प्रोड्यूस करे, हाँ, हाँ, हाँ। वो प्रोडक्शन तो ख़ैर यहाँ वो हो। कर लेंगे। वो तो मेरा ख़्याल है इलॉन भी इस हवाले से जो है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहे हैं। लेकिन एक एक तो चीज़ बड़ी हाँ, नहीं, मस्क की जी, एक विज़िट तो हुई थी। जी, एक हुई थी, हाँ, हुँ, हाँ। और अभी अभी जो हुई है उसमें भी उन्होंने काफ़ी हुँ, इसमें प्रोग्रेस हुई है। लेकिन हुँ, एक चीज़ ज़रा मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से मैंने कहा कि ये जब उनका जो ओवल ऑफिस में जो इंटरेक्शन हो रहा था, वो भी और उसके अलावा भी जब वो बातचीत कर रहे थे, जो प्रेस के क्वेश्चंस ले रहे थे, तो उसमें भी हमने देखा कि जब अडानी जी का वहाँ पे ज़िक्र हुआ है, हुँ, तो वहाँ पे उनको काफ़ी मैंने देखा कि वो थोड़ा-सा जिटरी से हो गए थे। ज़ाहिर है कि उनके ऊपर एक वो केस जो चल रहा है $265 मिलियन डॉलर्स की ब्राइबरी का, उनके उनके ऊपर, उनके भतीजे के ऊपर, वो भी चल रहा था। तो वो उसमें उन्होंने, मुझे लगा जैसे उन्होंने उसको अवॉइड करना चाहा, लेकिन फिर भी किसी ने पूछ लिया उनसे कोई क्वेश्चन। हाँ, ज़रूर पूछा, पर उन्होंने कहा कि ये इंडिविजुअल केसेस हाँ, बायलैटरल, इतनी बड़ी हाँ, बायलैटरल मीटिंग में हम नहीं डिस्कस करते हैं, जो हाँ, फैक्ट हाँ, है। दूसरा, ट्रम्प ने खुद ऐसे केसेस को दबा दिया है, क्योंकि हुँ, उनके खुद केसेस हैं इसमें। हाँ, तो हाँ, मोदी हाँ, के आने के पहले ही मैंने देखा था कि ट्रम्प ने कई ऐसे केसेस, इंक्लूडिंग ये वाला केस, को थोड़ा डाइल्यूट कर दिया है। हुँ, हुँ। तो मुझे लगता है ये केस म्यूचुअली जो बैक चैनल टॉक से कुछ कम ही हो जाएगा। लेकिन आप समझती हैं कि इसका कुछ जो है डोमेस्टिक लेवल पे तो क्योंकि बात नहीं होती, मैंने देखा कि डोमेस्टिक लेवल पे अडानी जी की बात करना ज़रा काफ़ी मुश्किल है वहाँ पे। तो क्या इस तरह की जो वहाँ पे नहीं, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक लेवल पे ऑपोज़िशन पार्टीज़ तो बहुत उठाती हैं, इंक्लूडिंग इन पार्लियामेंट। हाँ, ये है कि गवर्नमेंट ऑब्वियसली कई एक क्रोनी कैपिटलिस्ट के साथ वो हुँ, उनके खास हैं, तो वो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ। ऑपोज़िशन उठाती है, सोशल मीडिया पे आता है, और बल्कि उनको रजनी बोला जी, मैं गया है आपको, कि हुँ, हाँ, मैं आपको नहीं, बल्कि हुँ, गार्डियन का एक आर्टिकल ये हुँ, दिखाता हूँ। ये हुँ, गार्डियन में छपा है और उसमें उन्होंने कहा है कि टाइकून प्रॉफिटेड आफ्टर इंडिया रिलैक्स्ड बॉर्डर सिक्योरिटी रूल्स फॉर हाँ, एनर्जी पार्क। अब ये हुँ, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, उसके गुजरात के इलाके में, कच्छ के इलाके में, सिर्फ 1 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के बॉर्डर से ये एक ऐसा पार्क, एनर्जी पार्क बना रहे थे, जिसकी वजह से वो सारे का सारा जो पाकिस्तान के साथ सीज़ फायर हुआ, वो सारा का सारा मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स इन्होंने कोट किए हैं और इन्होंने कहा जी कि उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ, क्योंकि ये मोदी साहब ने उनको कहा था कि आप फ़िक्र ना करें, आप लगाएँ वहाँ पे प्रोजेक्ट, आपके ऊपर कोई इस तरह का मसला नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी। तो ये तो काफ़ी एक बड़ा सीरियस एलिगेशन है। ये सीरियस एलिगेशन है, ये इंडियन प्रेस में भी आया है और सब जगह ये रेज़ हुआ है। लेकिन एक ये भी व्यू है कि भई अगर पाकिस्तान के साथ
सिक्योरिटी प्रॉब्लम थोड़ा रिड्यूस होए, हाँ जी। टेंशन रिड्यूस हो, तो वो भी दूसरी तरफ से वो भी अच्छी बात है कि अगर हुँ, पाकिस्तान को वो लगता है कि ये थ्रेट नहीं है और सिक्योरिटी इशू नहीं है और बॉर्डर तक अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो जाए दूसरे तरफ, तो उसमें कई लोगों का ये मानना है कि ये ठीक भी है। हुँ। तो ये डुअल चीज़ है, एक तरफ लेकिन से लेकिन अनु जी हम तो ये सोच रहे थे कि जो आप बात कर रही हैं, हम तो यही सोच रहे थे कि ये इसी वजह से सीज़-फायर हुआ हुआ है कि चलें दोनों दोनों कंट्रीज़ जो हैं, वो थोड़ा-सा आराम करें। लेकिन पता ये चला कि नहीं ये सीज़-फायर की तो वजह जो थे वो अडानी साहब थे। हो सकता है जो भी वजह हो, सीज़फायर इज़ गुड, पीस इज़ हाँ, गुड हाँ, मेरे वो तो हिसाब ठीक है। से। हाँ, हाँ, हाँ। वो तो ख़ैर अच्छी बात है, वो तो उसको हम और भी इसको आगे ले जाएँ और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर कुछ हो जाए, पीपल टू पीपल फिर रिवाइव हो जाए, जर्नलिस्ट विज़िट फिर रिवाइव हो जाए। हाँ, हाँ। तो और ये जो थ्रेट और जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, वो कुछ कम हो जाएँ और हुँ। अगर पाकिस्तान दखल ना दे इंटरनल मामले में और इंडिया दखल ना दे वहाँ के मामले में, वो अच्छी चीज़ होगी। ये तो ख़ैर आप बहुत आइडियल बात कर रही हैं, ये तो सारे सब लोग चाहते हैं लेकिन होता नहीं है ना प्रैक्टिकली अगर हो जाए और तो फिर ये बहुत ही अच्छी बात। अगर पॉलिटिकल विल हो तब होगा ना। हाँ, हाँ। और ये मेरा ख़्याल है कि जो लीडरशिप है अगर वो पॉलिटिकल चीज़ों से ऊपर उठ के एक स्टेट्समैन लाइक सिचुएशन जो है वो क्रिएट करें, तो फिर मेरा ख़्याल है ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन उससे दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वो पाकिस्तान की आर्मी सोचती है कि उनका रेलेवेंस क्या होगा अगर पीस हो जाए। उनका हाँ, हाँ। रेलेवेंस इसलिए इतना बढ़ा हुआ है, फॉरेन पॉलिसी इसीलिए वो चलाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये थ्रेट बनाए हुए हैं। पर लेकिन अगर वो रियलिटी को देखें हुँ, कि अब क्या दबाव है और हुँ। जियोपॉलिटिकली इंटरनेशनली क्या हो रहा है, तो पीस की उनके उनके लिए बहुत ज़रूरत है। एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली और इंटरनल मामलों पे स्पेशली इमरान खान के हवाले से भी जितना पाकिस्तान में एक पूरा अनरेस्ट है इस वक़्त, हाँ, वो और वो उसके बहुत मुझे तो बहुत अनफेयर लगता है कि कैसे उन्होंने बिहेव कर रहे हैं इमरान हाँ, खान के साथ, जो एक बहुत एस्टैब्लिश्ड ऑपोजिशन लीडर है। आप जी। देखिए इंडियन डेमोक्रेसी में जो भी फ्लॉज़ हैं, हमारे जो मेन हुँ, ऑपोजिशन लीडर्स हैं, वो पार्लियामेंट में खुलेआम जाके जो चाहते हैं बोलते हैं। मिस्टर मोदी सुनता है, रिप्लाई हुँ, देते हैं, चाहे बहुत बिटर डिबेट्स होते हैं, हाँ, कभी अनसेवरी जिसे कह सकते हैं, हुँ, लेकिन डिबेट्स तो चलते हैं, डिबेट्स चलती हैं। मूवमेंट्स चलती हैं। हाँ, लेकिन वो पाकिस्तान में ज़रा मामला जो हैं वो काफ़ी डिफरेंट हो गए हुए हैं। वहाँ पे तो हुँ। आपको पता है कि मीडिया के ऊपर इमरान खान का नाम लेना जो है, वो उस पे भी पाबंदी है। उनको हम ये कहते हैं जी ये फाउंडर ऑफ पीटीआई वरना उसका नाम नहीं लिया जा सकता। ये एक क्रैकडाउन्स बहुत भी हो रहे गलत हैं इसी चीज़ वाले से। है। हाँ, इसका बहुत एक इंस्टेबिलिटी हो सकती है। हुँ, लोग काफ़ी तंग आ सकते हैं और अ, रिवोल्ट कर सकते हैं अगर क्योंकि ये हुँ, ऐसे जैसे प्रेशर कुकर को बंद किया हुआ है और कोई सेफ्टी वाल्व नहीं है हाँ, कि कुछ भी नहीं। स्टीम निकले। हाँ, हाँ। अल्टीमेटली अगर पार्लियामेंट वगैरह हो, उसमें बातचीत हो तो स्टीम निकल जाती है। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन हमारे यहाँ ज़रा थोड़ा-सा मुश्किल है। अच्छा ये ज़रा थोड़ा-सा ये भी बताइएगा पाकिस्तान की चूँकि बात हो रही है। एक वहाँ पे जो इंडियन मीडिया को मैं देख रहा था वो काफ़ी बड़ी एक अचीवमेंट के तौर पे उसको ले रहे थे। तहव्वुर राना साहब जो हैं, उनका जो हुँ, केस हुआ उनके बारे में कहा जा रहा है कि जी वो एक बड़ी अचीवमेंट है मोदी जी की, कि वो वहाँ से ये मनवा के आ गए कि जी उनको हुँ, एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा। ये कितनी हुँ। बड़ी अचीवमेंट है या नहीं है? ये अब बहुत पुराना केस है और ये 26/11 अचीवमेंट तो है ही। हाँ, हाँ। 2008 तक से शुरू है। जी। हुँ, तो ये अचीवमेंट है क्योंकि उसकी एक्सट्रेडिशन ये लोग मान गए हैं। हुँ। लेकिन एक चीज़ थी जो ये पनून केस था। जी, अमेरिका वाला। हाँ, हाँ, मर्डर ऑफ पनून, उस पे अमेरिका ने मोदी अटेम्प्टेड जी मर्डर। अटेम्प्टेड मर्डर उसपे आने के पहले अमेरिका ने ये कह दिया कि अमेरिका विल प्रोटेक्ट एवरी सिटिज़न, तो हाँ, दैट वाज़ नॉट इवन रेज़्ड। पर ये हुँ, था कि मतलब वो दूसरी लैंग्वेज में दैट हुँ, दे विल डू बोथ साइड्स विल डू एवरीथिंग कि जो भी इल्लीगल सिटिज़न्स और इल्लीगल चाहे हुँ, माइग्रेंट्स, और दूसरा ये माइग्रेंट्स का केस जो उठाया नहीं, पर उन्होंने कहा कि अ, एक बड़े ह्यूमिलिएटिंग तरीके से इंडियन माइग्रेंट्स वापस आए।
हाँ, पर हाँ। इंडिया ने कहा है कि ये जो माइग्रेंट्स उन्होंने इंडियन लॉज भी वायलेट करे हैं हुँ। और वो सारी कोशिश करेंगे कि ये जो अंडरग्राउंड चैनल्स हैं जिससे ये इल्लीगल माइग्रेंट्स जाते हैं उन पे कुछ कंट्रोल किया जाए। हुँ। तो लेकिन लेकिन अनु जी, मेरा ख़्याल है कि उसमें उसमें एक जो क्रिटिसिज़्म आ रहा है मोदी जी के ऊपर, मेरा ख़्याल है कि वो इतना अनफ़ेयर भी नहीं है, क्योंकि मोदी जी को मैंने देखा कि जब वो ये क्वेश्चन उनके ऊपर हुआ था, तो उन्होंने उसका सही तरह जवाब भी नहीं दिया, और दूसरी बात ये है कि उसको रेज़ भी नहीं किया ट्रंप हुँ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। देखिए, हुँ, जिस तरीके से इस फ्लाइट्स में लोग गए हैं वहाँ पे, हैंडकफ्ड थे, चेन्ड थे, हुँ, और फिर हुँ, उनको वॉशरूम्स वगैरह में भी नहीं जाने दिया गया सही तरह, फिर हुँ, उनको खाना नहीं सही हुँ, तरह दिया गया, तो हुँ, दैट वाज़ हुँ। बिग ह्यूमिलिएटिंग बिहेवियर Very एंड एटीट्यूड। humiliating and it reflects on American behavior also एब्सोल्युटली। तो कि उसको तो रेज़ करना चाहिए था वहाँ पे, और मेरा ख़्याल है कि उसको हुँ, प्रोटेस्ट करना चाहिए था कि ये आपने क्या किया हाँ, है। और कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ तो दैट वाज़ इट्स अ ब्लैक मार्क जैसे समझो। हाँ, उन्होंने बस यही कहा कि ये दोनों साइड्स ज़रा देखेंगी कि इल्लीगल माइग्रेशन नहीं हुआ क्योंकि ये माइग्रेशन इश्यू ट्रम्प का सबसे बड़ा डोमेस्टिक इश्यू है हाँ, हाँ, और वो हाँ, दिखाना चाहते हैं कि यहाँ कोई ना आए नहीं तो हम ऐसे वापस भेजेंगे। ऐसे करेंगे, तो हाँ। इनको हाँ, इनको एक केस मॉडल की तरह से दिखाया, इनको चेन करके, हाँ, और शैकल इस करके। इसी पे तो हुँ। मैं सोचता हूँ कि वैसे तो मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता कहते हुए, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना है, तो कम से कम वहाँ पे कुछ ना कुछ तो उनको दिखाना चाहिए था ना कि ये इतनी हाँ, बड़ी कि इस तरीके हाँ, से नहीं आप वापस भेजिए या हम वापस ले आएँगे, हुँ, लेकिन इस तरीके की ह्यूमिलिएशन ना हाँ, किए हाँ, और हाँ। माइग्रेंट्स अल्टीमेटली वर्कर्स होते हैं। वर्कर्स तो होते हैं, अब और वर्कर्स अमेरिका में और है क्या, इमिग्रेंट्स के अलावा है वर्कर्स क्या क्या वहाँ है? पे? हाँ। बिल्कुल, वहाँ वो तो इमिग्रेंट्स का देश है और और ये सारी एक और चीज़ जिसके ऊपर मुझे थोड़ा-सा हैरानी भी हुई, सरप्राइज़ था मेरे लिए, कि जब वो रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात हो रही थी, तो उसमें ट्रम्प साहब ने वहाँ पे फ्रॉड और अब्यूज़ का ज़िक्र किया, और उस पे भी मोदी जी नहीं बोले। इंडिया को ना उन्होंने कहा वो कि सब फ्रॉड किया है इन्होंने, अब्यूज़ करते हैं, तो उस पे थोड़ा-सा वो तो तो वो हमारे बोल प्रेस में भी नहीं आया। नहीं, उसको आप सुनिएगा, उसमें उन्होंने हुँ, बाकायदा तौर पर फ्रॉड का लफ्ज़ यूज़ किया, उसका वर्ड यूज़ किया, अब्यूज़ का वर्ड यूज़ किया, और एक और भी वर्ड यूज़ किया, मुझे अब याद नहीं आ रहा। तो हुँ। 3 उन्होंने इस तरह के जो डेरोगेटरी किस्म के जो वर्ड्स थे वो यूज़ किए। हो सकता है पर इंडिया का तो मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी का तो बहुत ही ये एम था कि ये पार्टनर बने, स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो हाँ, हाँ। कुछ भी कह सकते हैं। और अभी आपने जिस तरह खालिस्तान की बात की है, खालिस्तान के हवाले से जो जब क्वेश्चन हुआ है, तो उसने भी डक किया उसको, ट्रंप ने भी उसको डक किया, और हुँ, उसके ऊपर कोई बात नहीं की कि जी इंडिया को जो हुँ। वहाँ से खतरा है, जो जो खालिस्तानी ग्रुप्स हैं। हाँ, जो पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई तो उसमें तो बहुत कम बातचीत हुई। तो हुँ, ये सारे इश्यूज़ तो यहाँ 2 सेंसिटिव इश्यूज़ थे उन्होंने अवॉइड किया क्योंकि ट्रम्प भी कुछ चाहता था जो उसे मिला, हुँ, मोदी भी चाहता था जो उसे मिला। हुँ। और मेरा तो ख़्याल है कि उन्होंने हुँ, जो ट्रम्प का जो स्टाइल था, उसमें मैंने एक और भी चीज़ देखी कि जो वो मुख़्तलिफ़ क्वेश्चन्स को डक भी कर रहे थे, और एक जो एक एक रिपोर्टर ने जो कि इंडिया से थे, हुँ। जब वो उन्होंने क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा था मुझे तो इसकी समझ ही नहीं आ रही है। हाँ, तो एक्सेंट डिफरेंट एक्सेंट वो हाँ, मैंने देखा था, हाँ, वो कह रहे थे वो एक्सेंट ऐसा है मुझे समझ ही नहीं आ रही उसने हाँ। तो प्रेस अच्छा, कॉन्फ्रेंस एक्सेंट तो बहुत है, ही अब वो मसला ये हाँ। है कि वो एक्सेंट तो सारी सारी दुनिया वो फिरे हुए हाँ, हैं, और हम वो न्यूयॉर्क में पले-बढ़े हैं, न्यूयॉर्क में तो हाँ, सारा है ही इमिग्रेंट्स और इंडियन और हाँ, पाकिस्तानीज़ हैं। अच्छा, हुँ, एक और चीज़ जो उन्होंने अवॉइड की, वो ये थी कि जो यूएस एड का जो यूएसएआईडी का जो हाँ, रोल था हाँ, इंडिया के इलेक्शंस में 2024 के इलेक्शंस में, उस पे भी उन्होंने हुँ, बात नहीं की। हुँ। क्योंकि उसपे एस्टेब्लिश नहीं है कि किसको उन्होंने दिया क्योंकि यूएसएड यहाँ काफ़ी कम है कंपेयर टू अदर देश। हाँ, हाँ। पर बांग्लादेश की बात ज़रूर हुई कि हाँ, प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश को भी मोदी ने अवॉइड ये किया उन्होंने। नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रेज़ किया कि हाँ, आपकी हाँ, डीप हाँ, स्टेट ने इंटरफियर किया है। ट्रम्प ने कहा कि हमारी डीप स्टेट इसमें नहीं इंटरफियर करती, पर ये हुँ। मामला आप सँभालो। हाँ, आप तो सँभालो, हाँ। उसने बोला कि ये मैं हैरान हुई थी कि ट्रम्प कह रहा है मिस्टर मोदी को कि आप बांग्लादेश को सँभाल लो। हुँ। ये क्या अमेरिकन नई पॉलिसी है कि इंडिया हाँ, बांग्लादेश को सँभालेगा? कैसे सँभालेगा? तो तो कुछ अजीब चीज़ें भी हुई बातचीत पे पर ये ग्रेजुअली आयरन आउट होंगी क्योंकि अगली क्वाड की मीटिंग इंडिया में हाँ। होगी कुछ महीनों के बाद उसके लिए ट्रम्प आएँगे। तो और जो ये नया एआई अनमैन्ड अंडर वाटर सिस्टम है वो इंडिया चाहता था।
कि उसकी टेक्नोलॉजी आए, उसमें को-प्रोडक्शन होगी हुँ। और उसमें उन्होंने एशिया पैसिफिक लगा दिया कि ये अनमैन्ड वाटर सिस्टम्स जो सबमरीन्स वगैरह को डिटेक्ट कर सकता है, वो अमेरिका देगा। तो साइंस में उन्होंने काफ़ी कोलैबोरेशंस लग रहा है कि अभी साइन नहीं हुई, पर हो हुँ। सकती हैं, ये शुरुआत है। हुँ। लेकिन एक एक मैं देख रहा था कि अच्छी चीज़ें जो हुई हैं, मसलन उनकी अच्छे बड़े जो स्टैचर के लोग हैं, उनसे मुलाकातें भी हुई हैं। अभी जो रिसेंटली जो डीएनआई बनी है, तुलसी हुँ, गैबर्ट, उनके तुलसी साथ उनकी गैबर्ड। मुलाकात हो गई है। विवेक रामास्वामी के साथ हो गई है उनकी हुँ, मुलाकात। हुँ, इसी तरह इलॉन मस्क के साथ हो गई है, तो उस लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि उनका अच्छा एक वो रहा है। लेकिन जो हुँ। ओवरऑल इम्पैक्ट है, वो कैसा है? आप समझती हैं कि उसका इंडो यूएस रिलेशनशिप के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और रीजन में भी कुछ उसका फ़र्क पड़ेगा? मुझे तो लगता है होगा क्योंकि एक तो ये प्रोसेस होता है, ये वन टाइम नहीं है, हाँ, ये हाँ। बिल्ड हो रहा है और तो ये प्रोसेस होगा ये और आगे भी बढ़ेगा, मुझे लगता है। और इसमें रीजन का ज़रूर रीजन पे इम्पैक्ट आएगा, बाकी देशों पे को लगेगा कि अब इंडिया एक पोज़ीशन में पहुँच गया है। हुँ, अ, तो यही इंडिया चाहता था कि यही चाहता था। एशिया में लोग उनको बराबरी से देखें, हुँ, एक रीजनल बैलेंस ऑफ पावर रहे, ये नहीं कि सिर्फ चाइना बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर रहे रीजन में, पर हुँ। दोनों के बीच में बैलेंस ऑफ पावर रहे। मुझे लगता है उसमें फ़ायदा होगा तो आप इंडिया बेसिकली ये को। कह रही हैं कि जो बैलेंसिंग है यूएस रिलेशंस विद चाइना और फिर रशिया के साथ, ये सारी अब इंडिया के लिए कोई इतना मसला नहीं होगा कि वो चाइना के साथ भी और रशिया के साथ भी और यूएस के साथ भी हुँ। एक अच्छे तरीके से बैलेंस कर लेंगे अपने और वो रिलेशन। खुद अपनी उनकी बायलैटरल चैनल्स खुली हुई हैं इन सारे देशों के साथ, हुँ, बंद नहीं हुँ, है। हुँ, तो उनको अमेरिका की इन चीज़ों के लिए ज़रूरत नहीं है। हुँ। ठीक है। अच्छा, थोड़ा-सा आखिर में मैं चाहता हूँ कि हुँ, थोड़ा ये भी बता दें कि जो मिडल ईस्ट के ऊपर आपको पता है कि उन्होंने हुँ, जो कहा था कि गज़ा को हम ले लेंगे और वहाँ पे जाके हम एक रिविएरा टाइप चीज़ बनाएँगे और उसको बिल्ड करेंगे और पैलेस्टीनियंस को वहाँ से निकलना पड़ेगा। तो ये क्या आप समझते हैं कि ये एक पाइप ड्रीम है या डज़ ही मीन इट? एक तो दिस इज़ अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ, एवरी हुँ, ह्यूमैनिटेरियन इंटरनेशनल लॉ कि एथनिक क्लींजिंग करो, पूरे 2 मिलियन लोगों को जॉर्डन और इजिप्ट भेज दो और ये हाँ, मॉरली रिपग्नेंट है। ये हाँ, बहुत ही शेमफुल पॉलिसी ट्रम्प ने आगे करी है। हुँ, और इससे क्या होगा, अरब देशों ने बोला है कि हम लोग हुँ, ये नहीं मान सकते। पहले बारी ये सारे अरब देश इकट्ठे हो रहे हैं हुँ, अमेरिका के पोज़ीशन लेके और अब 27 फ़रवरी को अरब लीग की मीटिंग है और या इसमें वो अल्टरनेट प्लान दे रहे हैं जिसमें होगा कि अरब देश मिल के गाज़ा को रीबिल्ड करेंगे और डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी और हुँ, वहाँ के विदाउट हमास को अलग करके एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनाएँगे गवर्नेंस के लिए। हुँ, तो ये सब वो ऑफ़र करेंगे, पर वो ये नहीं मान रहे कि ये लोग इजिप्ट और जॉर्डन में आ सकते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत रिजीम इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, बिल्कुल। डेमोग्राफिक शिफ्ट्स हाँ, डेमोग्राफिकली हाँ, सही बात है। बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएँगी हुँ, तो और पूरे खाड़ी का रीजन डिस्टेबलाइज़ हो हुँ, सकता है। हुँ, तो इस पे उन्होंने अपना जैसे कहते हैं फुट डाउन करा है हुँ। कि ये हम मानने को नहीं तैयार हैं। तो तो इस क्या पे वो रेज़िस्ट कर नेगोशिएशन पाएँगे? होगी। क्या वो रेज़िस्ट कर पाएँगे या अगर केविन अगर वो करेंगे? इक अगर वो इकट्ठे रहें, हुँ, क्योंकि पहले तो इनके इतने डिफरेंसेस थे, हाँ जी। सऊदी वर्सेस और ये नॉन स्टेट एक्टर्स और लेबनान में सब जगह कॉन्फ्लिक्ट। हुँ, पर अगर वो इकट्ठे रहें और अ, एक तो अरब देश इकट्ठे रहें, दूसरा इस चीज़ पे वो टर्की और ईरान से उनका सिमिलर व्यू है पैलेस्टीन पे। हुँ, तो उनके साथ भी अगर डिफरेंस नहीं क्रिएट करें, क्योंकि इज़राइल और अमेरिका चाहेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट शिया सुन्नी, हुँ, ईरान वर्सेस सऊदी, अ, टर्की वर्सेस ईरान ये सब चलता रहे। हुँ, तो अगर ये ना हो, तो ये रेज़िस्ट कर सकते हैं। कर एब्राहम सकते रिकॉर्ड्स हैं। सऊदी ने नहीं साइन किए अल्टीमेटली, हाँ, उन्होंने बोला हाँ, पहले टू स्टेट सॉल्यूशन कीजिए।
तो अगर ये एक, और अब चीन भी उस रीजन में आ चुका है, चीन जी की हाँ। भी बैकिंग है उनके पास, रूस की भी बैकिंग है, तो पूरा वो जियोपॉलिटिक्स वहाँ का बदल गया है। हुँ, तो ये हो सकता है ये एक किसी और थर्ड तरीके का निकले, पर लेकिन सॉल्यूशन अमेरिका, निकलेगा। हाँ, ट्रम्प की जो पॉलिसी इज़राइल के पक्ष में है, हुँ, वो, और ऑयल के वजह से, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर अमेरिका और चीन का युद्ध हो जाए तो वहाँ से ऑयल चीन में ना जाए, ना जा जो सके, पॉसिबल रोक नहीं है। अब ब्लॉक कर देंगे। चीन चीन की यूक्रेन बहुत, यूक्रेन पे आप क्या देख रही हैं? यूक्रेन पे जिस यूक्रेन तरह की जैसे बहुत अच्छी, हुँ, ट्रम्प ने काफ़ी कंसिलिएटरी अप्रोच ली है। आज ही हाँ, मैंने आर्टिकल लिखा है इस पे। हुँ। और इसमें उन्होंने मान लिया है, हेग्सित की जो मीटिंग जी, वो जो हुई कह है, रहे थे नेटो की मेंबरशिप नहीं नेटो, मिलेगी। हाँ, नहीं, नेटो के मेंबर्स के जो नेटो का ग्रुप है, हुँ, नेटो ग्रुप ऑन यूक्रेन, उसके उसमें हेग्सेट ने ब्रसल्स में स्पीच दिया है, उसने बोला है कि ये एक्सपेक्ट करना कि यूक्रेन नेटो में मेंबर बन जाए, वो अनरियलिस्टिक है। हुँ, ये भी अनरियलिस्टिक है कि जो 4 प्रोविंसेस जिसमें रशिया ने रशिया ले ने ले ली। लिया है, हुँ, रशियन हुँ, एथनिक मेजॉरिटी है वहाँ पे, रशियन हाँ, स्पीकर्स हैं, रशियन का पार्ट हो गया, वो वापस नहीं मिलेंगे, क्राइमिया वापस नहीं मिलेगा, तो ये सब सपने आप छोड़ दीजिए हाँ। और एक रियलिटी पे जाइए। और और हमें हम लोग हमें जो है वो आप रेयर अर्थ मिनरल्स देते जाइए। रेयर अर्थ मिनरल्स आप यूक्रेन के देते जाएं, वो लेते हाँ, जाएंगे। हाँ, और पर अभी साइन तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन पुतिन ने भी ये जो 90 मिनट कॉन्वर्सेशन हुई है, टेलीफोन जी कॉन्वर्सेशन, हाँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, और यूरोप बिल्कुल हैरान रह चुका है कि हैरान है उनके जी, वो तो बिना, उनको वो तो तो समझ नहीं आ शॉक रही कि में हो है। गया हमारा। हाँ, और ख़ास तौर पे जो जो जेडी वेंस ने जाके वहाँ पे स्पीचेज़ वग़ैरह की, उससे तो स्पीच और भी दे दी कंसर्न है। उन्होंने, उसको तो मॉरल बोल दिया कि आपकी मोरालिटी ही नहीं है, क्योंकि आपने हुँ, रोमानिया में इलेक्शंस रद्द कर दिए। रोमानिया जहाँ हुँ, पे एक प्रो रशियन जीत गया, उसको हाँ, आप हाँ, कैसे रद्द कर सकते थे? तो सही बात है। अमेरिका यूरोप को कुछ छोड़ रहा है, उनको कह रहा है आप अपना 5% जीडीपी डिफेंस में लगाओ, हुँ, अपना नेटो सर्वाइव कर जाएगा अनु जी? ढीला हो जाएगा। अगर अमेरिका को फिर भी नेटो की ज़रूरत है, तो हुँ, पूरा नहीं, वो यूरोप में रहना चाहते हैं, तो नेटो सर्वाइव करेगा, पर थोड़ा ढीला होगा। और और यूरोपियन यूनियन भी सर्वाइव कर जाएगी? हाँ, हाँ, यूरोपियन यूनियन तो अब मुश्किल है, चाहे उसको बहुत ज़रूरी है कि वो थोड़ा डीब्यूरोक्रेटाइज़ हो जाए, क्योंकि इतने हुँ, लेवल्स हैं जो डेमोक्रेटिक हाँ, नहीं है, हाँ, हाँ, और लोगों के खिलाफ पॉलिसीज़ बना लेते हैं। जैसे बहुत लोग यूक्रेन में वॉर नहीं करना चाहते थे, पर वो हाँ, यूरोपियन ईयू ने डिसीजन ले लिया, हुँ, देशों ने डिसीजन नहीं लिया। हाँ, तो हाँ, ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो धीरे-धीरे बदलेंगी। कोई भी देश एकदम नहीं बदल सकता। वो हाँ, हाँ, जैसे एक शिप धीरे-धीरे हार्बर में हुँ, आता है, हुँ, वैसे-वैसे ही बदलेंगे। वैसे ही चलेगा। हाँ, हाँ, चलें तो ये तो देखते हैं क्या होता है। बहुत-बहुत हुँ, शुक्रिया अनु जी। इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा और कोशिश करेंगे कि आपका जो इनसाइट इसमें पूरी सिचुएशंस में होता है, वो ऑफ एंड ऑन हम लेते रहा करें और आपको ज़हमत देते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।